हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे और इस भयंकर सर्दी में भी अपने लगे होंगे बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में। और हम लोग यह मॉडल पेपर सीरीज लेकर आए हैं क्योंकि हमारी समझ क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। जो क्लासें आपने अभी तक नहीं देखी हमारे चैनल पर जाके देखें। यह हमारी आज से मॉडल पेपर सीरीज चालू होने वाली है, जिसमें कि बच्चों हम लोग समस्त मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन चित्र टाइप आते हैं वो सभी हम देखेंगे। और यह क्वेश्चन हमारा अवतार क्वेश्चन बैंक से समस्त लिया गया है। तो अगर आप अवतार क्वेश्चन पेपर ले चुके हैं तो हमारे साथ पढ़ते हैं कि आइए हम मॉडल पेपर से किस प्रकार से मदद लेके अपना पेपर अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, शुरू करते हैं बिना किसी देर। जब बात करेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की, तो उसमें हम लोग ध्यान से देखें अगर तो बताया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों पढ़ेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर नया पदार्थ निर्माण करता है एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि एक या एक से पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है या एक पदार्थ बनाता है, नया पदार्थ बनाता है जिसके भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल अलग होते हैं पहले की अपेक्षा। यह हमारी परिभाषा हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की। नेक्स्ट आगे देखेंगे, जैसे कि उदाहरण में देखेंगे बच्चों कि सोडियम धातु को किसको बच्चों सोडियम धातु को वायु में जलाने पर सोडियम ऑक्साइड और सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे भौतिक रासायनिक गुण सोडियम धातु के गुणों से सर्वदा क्या होते हैं बच्चों, भिन्न होते हैं। जैसे कि ध्यान से देखो अगर तो सोडियम को किसके साथ वायु की उपस्थिति में जब जलाया गया तो क्या बना, सोडियम ऑक्साइड बन गया। यानी कि सोडियम क्या मिले, ऑक्साइड मिले, सोडियम उड़ गया और क्या मिला, हमें सफ़ेद रंग का चूर्ण मिला। ध्यान से देखिएगा बच्चों। और बताया गया है हम लोग भी इंपॉर्टेंट करने वाले हैं इसमें। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कि मतलब कैसे पकड़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। तो बच्चों ध्यान से देखना, किसी रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित परीक्षणों द्वारा हम पहचान सकते हैं। यानी कि पहचाना जा सकता है, इन अगर ये परीक्षण करें तो हम पहचान सकते हैं। क्या, अवस्था में परिवर्तन, इसकी अवस्था भी चेंज हो जाती है। गैस का निष्कासन, इसको मतलब अभिक्रिया में क्या होती है, गैस निकलती है, किसी प्रकार की एक गैस निकलेगी और क्या बनता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, मतलब कुछ ना कुछ गंदगी मिलेगी, अवक्षेप बोल सकते हैं इसको। रंग परिवर्तन, रंग चेंज हो जाएगा, लाल होगी तो पीली हो जाएगी, सफ़ेद हो जाएगी, मतलब कलर चेंज होता है। और क्या हो जाता है, ताप में परिवर्तन हो जाता है। किसमें बच्चों, ताप में परिवर्तन होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य 5 जो ये तुम्हें उदाहरण दिए गए हैं, इनसे ये इनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और यह हमारा उदाहरण किसका हो जाता है, यह हमारा रासायनिक अभिक्रिया का पहचान या उदाहरण बोल सकते हैं। आगे देखेंगे बच्चों रासायनिक समीकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, रासायनिक समीकरण किसकी बात कर रहे हैं, रासायनिक समीकरण। तो बच्चों ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया का सूत्रों द्वारा या प्रतीकात्मक रूप निरूपण समीकरण कहलाता है। यानी कि जैसे मैं बोला सोडियम, क्या बोला बच्चों, मान लीजिए ऑक्सीजन दिया, हाइड्रोजन दिया है, तो हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो इसको हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। ऑक्सीजन ओ लिख सकते हैं। ये हमारा क्या रासायनिक समीकरण या रासायनिक सूत्र हो जाते हैं। क्या हो जाता है, यानी कि जो रासायनिक सूत्र हैं जब इनके द्वारा किसी अभिक्रिया को निरूपित किया जाता है तो उसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। बच्चों ध्यान देना, आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा आप, इस समीकरण को ध्यान देना बच्चों, इस समीकरण को शब्द अभिक्रिया भी कहते हैं। कैसे अभिक्रिया, शब्द अभिक्रिया, यानी कि शब्दों द्वारा हम अभिक्रिया को दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, जल बनाते हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। और इसे शब्द अभिक्रिया भी बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया, शब्द अभिक्रिया की क्या कहलाती है, समीकरण कहलाता है। ओके बच्चों ध्यान। हाँ तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण किसकी बात बच्चों, रासायनिक समीकरण जो हम बात कर रहे थे इसको लिखते कैसे हैं, लिखा क्या क्यों जाता है और किस तरीके से लिखा जाता है। तो बच्चों ध्यान देना, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद परिवर्तन में मध्य किसका तीर बनता है, तीर बनता है। किसके बीच, अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक तीर बनता है, ये वाला या फिर ये वाला हम बना सकते हैं, लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह होता है, किसके बीच, अभिकारकों, यानी कि जैसे कि Mg और O मिल रहा है तो इसके बीच का एक चिन्ह आ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, इसके बीच में जो चिन्ह दिख रहा है तुम्हें, ये चिन्ह दिख रहा है एरो का, ये चिन्ह किसके बीच होता है, अभिकारक उत्पाद के बीच होता है और अभिकारकों के बीच चिन्ह प्लस का चिन्ह होता है, ये ध्यान रखना। और बच्चों क्या ध्यान रखें, उन्हें बाईं ओर और दाईं ओर लिखा जाता है, मतलब ये बाईं ओर हो जाएगा, ये दाईं ओर हो जाएगा। अभिकारक हमेशा बाईं ओर रहता है, इस ओर रहता है लेफ्ट हैंड पे, और जो उत्पाद होता है हमेशा राइट हैंड पे रहता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, समीकरण लिखने का एक तरीका होता है, व्यवस्थित ढंग होता है। आगे देखेंगे बच्चों अगर तो ध्यान से देखिएगा,
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, किसकी बात हो रही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से प्राप्त मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। अब यहाँ पे देखें तो ये देखना, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, इसके बीच में चिन्ह दिख रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि ये कोई अभिक्रिया लिखी है। कौन दर्शा रहा है, तीर दर्शा रहा है कि इधर उत्पाद अभिकारक है और इधर उत्पाद है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे अब आगे बात करेंगे अगर, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, उदाहरण अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ की सांद्रता। हाँ तो बच्चों आगे अगर बात करें कि समीकरण की हम लोग बात कर रहे थे, हमें रासायनिक सूत्र देखे, किस तरीके से रासायनिक समीकरण बनाते हैं, किस तरीके से अभिक्रिया लिखी जाती है। अब अगर हम देखें कि रासायनिक जो समीकरण होता है संतुलित करना, किसको करना, संतुलित करना, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, बच्चों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, उनका ना तो क्या होता है, उनका द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान उनका नष्ट होता है। क्या होता है, ना तो द्रव्यमान का निर्माण होगा, यानी का द्रव्यमान जो द्रव्यमान होता है ना तो उसमें परिवर्तन होगा, मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, ना तो बढ़ेगा या ना ही घटेगा। दूसरे शब्दों में बोले बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। बच्चों ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसे पूछा जाएगा तत्व के द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में अब जो हमारे अभिकारक या फिर उत्पाद बोल सकते हैं या तो तत्व बोल सकते हैं, तत्वों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उनकी परमाणुओं की संख्या समान रहती। कैसी रहती है, समान रहती है। इसलिए हमें असंतुलित समीकरण को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। इसकी आवश्यकता होती है कि हम उस समीकरण को क्या कर दें, संतुलित कर दें। बच्चों ये पूरा कंटेंट आपको अवतार सीरीज में मिलेगा। यदि आपके पास अवतार नहीं है तो खरीद के रख लें, क्योंकि पूरा पेपर आपका अवतार से ही आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। मोदी जी के बाद हम ही गारंटी लेते हैं कि 2024 में आने वाले पेपर आपको ज़रूर अच्छे नंबर दिलाने वाले हैं। हम लोग अवतार सीरीज के साथ बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं आगे का चैप्टर। बच्चों अब इम्पोर्टेंट चीज़ अब तो ध्यान देना कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करने का कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन सी स्टेप होती हैं, कौन कौन सी स्टेप फॉलो करके हम ये क्या कर सकते हैं, किसी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो ध्यान देना क्या करते हैं, सर्वप्रथम असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों ओर कोष्टक लगा देते हैं। कोष्टक जो इस तरीके से होते हैं कि ये इसमें ये बना, इसमें ये बना लीजिए। ओके, फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर अगर ध्यान से देखें आप तो फिर असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्याओं की क्या बनाएंगे, सूची बना लीजिए। यानी कि कितने परमाणुओं ने हिस्सा लिया, 2 ने लिया, 3 ने लिया, 4 ने लिया, ये हम लोग क्या करेंगे, सूची बना लेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर ध्यान से देखें उस तत्व या यौगिक को संतुलित करना प्रारंभ कीजिए। मतलब कि हम देखेंगे कि हमने जो तत्व लिए थे वो अभिकारक में कितने तत्व हैं और उत्पाद में उतने तत्व दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करने का प्रयास करेंगे, संतुलित करेंगे, जिसमें अधिकतम संख्या में परमाणु उपस्थित हों। यानी जितने भी अभिकारक जितने संख्या में उपस्थित थे उतने ही हमें उत्पाद में भी दिखने चाहिए। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो चरण होता है उसमें बोलता है इसके बाद समीकरण को पुनः देखकर अन्य तत्व जो अब भी असंतुलित हैं उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले जो देखा सबसे ज़्यादा थे, सब बड़े बड़े थे तत्व, यानी पाँच कोई तत्व था 5 तत्व ने भाग लिया। मतलब समझे कि सोडियम के 5 लिए हमने, 5 सोडियम लिए या 5 सोडियम के 5 तत्व लिए, तो मतलब हम जो सबसे अधिक होगा पहले उसको संतुलित कर लेंगे। उसके बाद समीकरण को पुनः देखकर अन्य तत्व जो बचे हुए हैं उनको संतुलित करेंगे। फिर एक बार पुनः देखें कि कोई तत्व या कोई और तत्व असंतुलित नहीं है, यदि है तो उसे भी संतुलित करो। यानी कि हमें देखना है अभिकारक की साइड कितना तत्व ने भाग लिया था, उत्पाद में उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखेंगे बच्चों अंत में संतुलित समीकरण का परीक्षण करते हैं। मतलब पूरा जो तो समीकरण था उसको हम देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है, संतुलित है या नहीं है, कि समीकरण के दोनों प्रत्येक तत्व परमाणु की संख्या समान अथवा है या नहीं है, जैसा कि आप लोग इसमें देखेंगे उदाहरण में। आइए देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं कि हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ सोडियम और जल ने भाग लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। ये क्या हमारा असंतुलित समीकरण है। अब यहाँ ध्यान से देखें कि यहाँ पे देखो Na1 था, Na1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ H2O है, यहाँ H2 3 हो गया, मतलब यहाँ H3 हो गया। देखो 2 H ये है
और एक H ये है, यानी कि 3 H हो गए हमारे पास। कितने H हो गए? 3 H हो गए। ओके बच्चों, अब देखिए अगर ध्यान से NaOH, किसकी बात हो रही है? NaOH वो देखिए तो एक यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ भी एक है, लेकिन हाइड्रोजन कितने परमाणु? 3 दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? एक ये, 2 ये, कितने हो गए? 3 परमाणु हो गए। अब आइए इसको हम लोग संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण देखेंगे कि जो हमें मुख्य तत्व ये बना है इसमें देखते हैं। 2Na कर दिया, मतलब सोडियम के 2 परमाणु लिए, तो यहाँ पे सोडियम के 2 परमाणु दिख रहे हैं। अब हम इसको संतुलित करने में आसानी रहेगी, इसमें 2 जोड़ दिया, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु जोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे हमें कितने? 2 और 2 4, मतलब हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ ये जो 2 लगा है ये Na के साथ भी जाएगा और OH के साथ जाएगा। तो यानी कि यहाँ 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन हो गए टोटल, ये जोड़ के 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे, देखो 2 परमाणु थे, 2 ही रहे। और इस तरीके से हमारे समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। यह समीकरण असंतुलित था, यह समीकरण संतुलित हो गया। आइए आगे देखते हैं। आगे बोला है समीकरण को अधिक ज्ञानवर्धक बनाना, मतलब कि अपने समीकरण को हम लोग कैसे ज्ञानवर्धक बना सकते हैं कि समीकरण देखते ही पता चल जाए कि जो तत्व हैं वो किस अवस्था में लिए गए हैं, ठोस में लिए गए, द्रव में लिए गए या फिर गैस में लिए गए। जैसा कि इसमें बताया है, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को निम्नलिखित प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या हो जाता है? समीकरण देखने में अच्छा लगता है और यह पता रहता है पढ़ने वाले को कि हमने किस तत्व का किस रूप में इस्तेमाल किया है। जैसे कि बच्चों ध्यान देना कि जलीय विलयन के लिए हम AQ लगाएंगे, गैस के लिए G लगाएंगे अथवा ये लगाएंगे, या तो G बना देंगे और छेप के लिए S बनाएंगे। क्या बनाएंगे? S बनाएंगे, या फिर PPT बनाएंगे। और इसको ये वाला भी हम चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये संकेतों का प्रयोग करते हैं तो आसानी से कोई समझ सकता है कि हमें किस अवस्था में कौन सी चीज़ ली गई है। ओके बच्चों, आगे देखेंगे, अगर ध्यान से देखें, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में समीक सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किसी उत्प्रेरक का प्रयोग किया गया। उत्प्रेरक मतलब जो ये, मतलब किसी बाहरी चीज़ को ताप दिया, दाब दिया, या फिर हमने उसकी ऊर्जा बढ़ाने में थोड़ी सी पलापट बढ़ा दी, ये क्या? उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? जो अभिक्रिया को गति देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जो अभिक्रिया को गति देते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक बोलते हैं। जैसे कोई गति दे रहा है, क्या कर रहा है? गति दे रहा, मतलब अभिक्रिया कोई थी आराम से चल रही, धीरे 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 चल रही थी नई बहू की तरह, लेकिन क्या किया? उत्प्रेरक क्या करते हैं? उस अभिक्रिया को गति दे देते हैं ताकि वो जल्दी से संपन्न हो जाए और दूसरे रूप में लिख सकें। तो ये देख सकते हैं, ये जो हमारा ये है, ये क्या कर रहा है? एक तरीके से गति प्रदान कर रहा है। किसको? अभिक्रिया को गति प्रदान कर रहा है। ओके बच्चों, और ना ये जो पॉइंट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त ताप दाब का उल्लेख तीर के चिन्ह के ऊपर लिख देते हैं। किसके ऊपर? तीर के चिन्ह के ऊपर लिख देते हैं। किसके ऊपर बच्चों? तीर का जो चिन्ह होता है उसके ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? चिन्ह लिख देते हैं। ओके बच्चों, अब अगर बात करें रासायनिक किसकी बच्चों, अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की, मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो बच्चों ध्यान देना कि अभिक्रिया के कारण होने वाले सॉरी परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि नंबर 1 पर हम देखेंगे, बच्चों ध्यान देना, नंबर 1 पर हम देखेंगे संयोजन या संकलन अभिक्रिया। संयोजन से आप समझ सकते हैं, संयोजन से ये आप समझ गए होंगे कि किसी अभिक्रिया में क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का क्या कर रहे होंगे? निर्माण कर रहे होंगे। तो बच्चों अभिक्रिया परिभाषा देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया में एक या एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद निर्माण करता है। क्या करता है? एकल मतलब एक ही उत्पाद बनाएगा। कितना? एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक बोल सकते हैं। एक या एक से अधिक अभिकर्मक मिलकर क्या करते हैं? एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी एकल उत्पाद करते हैं। एकल उत्पाद क्या करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। बच्चों ऐसी अभिक्रियाएं हमारी कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं बच्चों? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसा कि हम लोग अभिक्रिया की सहायता से देख सकते हैं कि बिना भुजा चूना, कौन सा? बिना भुजा चूना जब जल में घोला गया, यानी कि जल में डुबोया गया है, डाला गया, तो वहाँ पे क्या हुआ? बिना भुजा चूने परिवर्तित हो गया कि नहीं हो गया? और इससे क्या मिली? ऊष्मा मिली, यानी कि जल का क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? विलय हो गया। क्या हो गया? संकलन हो गया, यानी कि मिल गया। जल अपना कोई रूप नहीं दिखा रहा है, वह भुजे चूने के रूप में एक लिक्विड के रूप में हमें मिला है। लेकिन और क्या मिला? ऊष्मा जो मिल रही है ये कोई उत्पाद नहीं है, ये एक प्रकार का हमें क्या एक्स्ट्रा में वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं उसको है। अब आइए बात समझ बच्चों, तो ध्यान से देखना, ये एक पदार्थ 2 पदार्थ, यानी कि इनको अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम लोग
अभिकर्मक बोलते हैं। ये अभिकर्मक थे और इसने क्या किया, एक ही पदार्थ का निर्माण किया, एक ही उत्पाद को बनाया। ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया देखें जो उसमें बोला गया है कि वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन दोनों बहन भाई या भाई बहन या भाई भाई बोल सकते हैं। क्या होता है इसमें, ठीक उसके उल्टा हो जाएगा इसमें, ठीक उसके उल्टा, यानी कि वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है। बच्चों ध्यान रखना, यानी कि जब कोई एक पदार्थ टूटकर एक या एक से दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है या टूटकर द्वि पदार्थ बना लेता है, ऐसी अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। कैसी होती है बच्चों, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। ये अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, मतलब इस प्रकार से हो सकती हैं। तो बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट होती है, ध्यान रखना, पहला चैप्टर है, इम्पोर्टेंट जरूर होगा, कई सारे क्वेश्चन आपके इसी में से आएंगे। तो अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं शुरू की है तो बच्चों लग जाइए। ये हमारी क्लासें लगभग 20-20, 25-25 मिनट की होंगी और हम लोग 4-5 क्लासों में एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया करेंगे और एक ही दिन में लगभग आपको 2 से 3 वीडियो मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पे जाके या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ये सारा कुछ अपने पास देख सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। एक तो हमारा जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं जो आगे पढ़ा, या उसमें अपघटन भी हो सकता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखें, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया तो क्या बना, कैल्शियम के ऑक्साइड मिल गए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हो गया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यही पूछेगा आपसे कि ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है। जब ऊष्मीय अपघटन की बात आएगी तो की हुई अभिक्रिया, ऊष्मा जब उसको ऊष्मा दी गई तो वह क्या हो गया, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गया और ऐसी अपघटन को हम लोग ऊष्मीय अपघटन बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है बोला विद्युतीय अपघटन। बच्चों ध्यान देना, अब बोला है विद्युतीय अपघटन तो बोलेंगे वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन, किसके, यौगिक के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यौगिक का कोई जलीय विलयन था जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या हो गया, अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर, ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। ये हमारा विद्युतीय अपघटन का उदाहरण है। बच्चों ध्यान पढ़िएगा, यह विज्ञान परिभाषा आपसे टिप्पणी में या फिर लघु उत्तरी में जरूर पूछी जा सकती है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। उदाहरण की बात करें तो देख सकते हैं, जब हमने जल के 2 परमाणु में क्या किया और विद्युत के अपघटन किया तो हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर क्या हो गई, एकत्रित हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, एकत्रित हो जाती है। ये देख सकते हैं। आगे जो है लास्ट अपघटन जिसे बोलते हैं प्रकाश अपघटन, सबसे सरल, सबसे ईजी, यानी कि जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है, मतलब रख दिया, बस धूप में रख दिया, धूप में जैसे पानी रख दिया उड़ गया, क्या हो गया, पानी रखा था उड़ गया, क्या हो गया, पानी रखा था उड़ गया, तब वह कौन सा उपकरण, यह अपघटन अभिक्रिया का कौन सा, प्रकाश अपघटन। देख सकते हैं क्या हुआ यहाँ पे कि जब इसको किसके, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में रख गया तो देख सकते हैं ये क्या हो गया, अपघटित हो गया। क्या हो गया, अपघटित हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान दीजिएगा। आगे शुरू करते हैं बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसको 2-3 रूप में पूछा जाएगा। तो बच्चों ध्यान देना, वह रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है। बच्चों ध्यान रखना, विस्थापन की बात आए तो समझ लेना कोई ताकतवर इंसान किसी कमजोर को हटा के स्वयं उसका स्थान ले ले, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी व्यवस्था विस्थापन व्यवस्था या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके बच्चों ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे अगर हम लोग विस्थापन की बात कर रहे थे तो बच्चों अब इसमें पूछेगा एकल विस्थापन, कौन सा बच्चों, एकल मतलब एकल, सिंगल, कौन सा, एकल, एकल मतलब अकेला। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक सक्रिय तत्व अपेक्षाकृत कम सक्रिय तत्व को
या उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, एकल विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? एकल विस्थापन। कौन सा विस्थापन? वह विक्रिया जिसमें एक या अधिक सक्रिय तत्व, एक या एक से अधिक सक्रिय तत्व अपेक्षाकृत कम सक्रिय तत्व को, कौन से कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, एकल विस्थापन कहलाता है। जैसे कि देखें Fe यानी कि Fe आयन को यहाँ पे आयरन होगा, और कॉपर सल्फेट को क्या किया, आयरन सल्फेट में क्या कर दिया, बदल के, और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। किससे? कॉपर सल्फेट से। किसको अलग कर दिया? कॉपर को अलग करके आयरन सल्फेट बना दिया, और कॉपर को अब घर से बाहर निकाल दिया। चल निकल। आगे देखेंगे बच्चों, अब बात करेंगे द्विविस्थापन की। किसकी बच्चों? द्विविस्थापन की जब बात करेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता। कुछ तुम ले लो, कुछ हमें दे दो, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें देखेंगे जब के सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराई गई तो क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, बेरियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम के क्लोराइड बन गए। बच्चों आप देख सकते हैं बेरियम और सोडियम ने क्या किया, एक स्थान इंटरचेंज कर लिया, यानी कि जहाँ बेरियम था वहाँ सोडियम पहुँच गया, सोडियम था वहाँ पे बेरियम पहुँच गया। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। और अब बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परिभाषाओं की, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया की बात करें तो बच्चों ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उपचयन में अपचयन की अभिक्रिया और अपचयन में उपचयन की अभिक्रिया लिख के आ जाते हैं और मन ही मन खुश होते हैं, पेपर पूरा सही गया। और घर आके चेक किया तो उपचयन की अभिक्रिया अपचयन को दे आए, अपचयन की अभिक्रिया उपचयन को दे आए, और वहाँ पे एक जानवर भी कन्फ्यूज और बच्चा घर में कन्फ्यूज। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना, उपचयन और अपचयन दो अलग बातें हैं, बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसी डिफरेंट को हम देखेंगे कि जब किसी पदार्थ से, ध्यान रखना, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होता है, योग होता है, और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान देना कि जब किसी पदार्थ या ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन कहलाएगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो उपचयन कहलाएगा, और ठीक इसका उल्टा होता है अपचयन में। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का योग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये अभिक्रियाएं थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं बच्चों। तो ये दोनों अभिक्रियाएं आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, जो वहीं अपचयन में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। ध्यान देना, यह समीकरण की सहायता से आप भी समझ सकते हैं। अब बच्चों बात करें एक रासायनिक समीकरण जो अभिक्रिया जो इम्पोर्टेंट होती है, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बच्चों देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक, कितना, एक अभिकारक क्या होता है, अपचयित होता है, तो दूसरा अपचयित होता है, मतलब एक अपचयित हो रहा है दूसरा अपचयित हो रहा है, तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक ही अभिक्रिया में क्या अपचयन और उपचयन की दोनों क्रियाएं हो रही हैं। कौन सी? उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। ऐसे चीज़ को हम लोग, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं बच्चों, जो हमको उदाहरण की सहायता से भी समझ सकते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है, और कार्बन क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, मतलब कार्बन का जुड़ रहा है, कार्बन के साथ जुड़ना और ऑक्सीजन का अलग होना, कार्बन का जुड़ना, ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं। ये उपचयन हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। ओके बच्चों ध्यान देना। आगे देखेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग अपने मन से सोचना कि देखेंगे, अगर ऊष्माक्षेपी मतलब जो ऊष्मा को छोड़ रहा होगा, और ऊष्माशोषी मतलब जो ऊष्मा को क्या हो रहा है, ग्रहण कर रहा होगा। तो ध्यान देना बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जित होती हैं और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ऊष्मा जो छोड़ती हैं वो क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं। इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो ऊष्मा निकलती है। आगे देखेंगे ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान देना बच्चों, ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं
दोनों अलग अलग हैं। हम लोग पढ़ने से समझ सकते हैं। ऊष्माक्षेपी में ऑक्सीजन का ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और ऊष्माशोषी में ऑक्सीजन का ऊष्मा का अवशोषण होगा। ध्यान रखना बच्चों। आगे देखेंगे दैनिक जीवन में संक्षारण क्या होता है बच्चों। ध्यान दें, अगर पूछा जाए आपसे संक्षारण किसे कहते हैं तो बच्चों ध्यान देना, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना, किस पे? लोहे पर जंग लगना। चांदी में हरी हरी जंग लगना, किसमें? चांदी में बच्चों हरे कलर की जंग लगना भी क्या है? एक तरीके की संक्षारण की अभिक्रिया है। ये धीरे धीरे होती है और किसी धातु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। बच्चों यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो अगर हमारी क्लास को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि यह वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंचे। और हमारे चैनल लर्न विद केनी सर को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक झट से आए, ताकि आप 2024 में आने वाली बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 ला सकें। और हमें भी धन्यवाद होगा क्योंकि यदि हमारी क्लास से पढ़ के आप लोग अच्छे नंबर लाते हैं तो अच्छी सी स्वाभाविक बात है कि आपके घर वाले भी खुश होंगे और हम भी खुश होंगे। तो आइए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।